बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पार्लियामेंट हाउस के बाहर से हम आपसे बातचीत कर रहे हैं बिल्कुल एन उस वक़्त जब हुकूमत और PDM के और PTI के इलेक्शन से हवाले मुज़ाकरात मुकम्मल हुए हैं। 3 दौर मुकम्मल हो चुके हैं और अब इसमें दोनों फ़रीक़ैन इस बात पर इत्तफ़ाक़ राय का इज़हार कर रहे हैं कि मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शन के हवाले से इत्तफ़ाक़ राय हुआ है। दूसरा जिस बात पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ है वो ये हुआ है कि निगरान हुकूमतों की निगरानी में मुल्क भर में इंतख़ाबात होंगे और चारों सूबों में और मरकज़ में निगरान हुकूमतें होंगी जब इलेक्शन होंगे। और फिर इस चीज़ पर भी इत्तफ़ाक़ राय दोनों फ़रीक़ैन में हुआ है कि इन नताइज को कबूल किया जाएगा। और एक मामला सिर्फ रह चुका है और वो मामला है इलेक्शन की तारीख़ का। इस पे अभी 2 आरा हैं। दोनों जानब से ये कहा जा रहा है कि लचक का मुज़ाहरा किया गया। इब्तदाई तौर के ऊपर ये इतलात मौसूल हो रही थी, उसमें हुकूमत ये चाहती थी कि सितंबर में इलेक्शन हो और PTI ये चाहती थी कि ये इलेक्शन जो है कि वो जुलाई में हो जाने चाहिए। अभी इसहाक डार साहब ने भी और जो PTI का वफ़द है उन्होंने भी जो बातचीत की है उसमें ये कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से लचक दिखाई जा रही है। गालिब इम्कान ये था और इस चीज़ का इजहार किया जा रहा था कि ये दोनों फ़रीक़ैन अगस्त में किसी वक्त इलेक्शन के ऊपर आ सकते हैं। हुकूमती ख्वाहिश अभी भी अपनी जगह बरकरार है कि वो बजट पेश करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो फिस्कल पॉलिसी है, बजट है, ट्रेड पॉलिसी है, IMF के साथ जो मामलात हैं उनको पहले तय किया जाए और फिर उसके बाद इलेक्शन में जाया जाए। अभी जो तहरीरी तौर के ऊपर दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से एक दूसरे को अपनी तजावीज़ पेश कर दी गई हैं। इन मुज़ाकरात में दरमियान में वक्फ़ा हुआ, दोनों तरफ से अपनी लीडरशिप के साथ जो है वो मुशावरत की गई। ऐसी इतलात भी हैं कि आज के मुज़ाकरात से पहले पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी जो सीनियर लीडरशिप है उन्होंने मुलाकात की और उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर नवाज शरीफ को भी लिया लंदन से और तमाम मुशावरत की गई। इस वक्त इलेक्शन के हवाले से गो अहेड हर तरफ से मिल रहा है, लेकिन इलेक्शन होने का में एग्जैक्ट डेट वो अभी तय होना बाकी है। और इस सिलसिले में ये बताया जा रहा है दोनों तरफ से कि इस पर भी जल्द जो है कि वो किसी हतमी फैसले के ऊपर पहुँच जाया जाएगा, जिससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी आगाह किया जाएगा और फिर उसी के तहत जो है कि वो लाएमल बनाया जाएगा। अभी जो PTI का मौक़िफ़ है उसके अंदर ये कहना है कि वो चाहते हैं कि आइन के अंदर रहते हुए तमाम मामलात को हल किया जाए और वो अगेन जो 254 के तहत जो 90 दिन की मुद्दत आइनी ख़त्म हो चुकी है KP पंजाब के अंदर इलेक्शन के हवाले से, उसको कवर देने के लिए 254 नहीं बल्कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहते हैं और इसमें PTI के अरकान की वापसी और 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने के लिए जो वोट दरकार होगा हुकूमत को वो देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस सिलसिले में उनका ये कहना है कि तमाम चीज़ें पहले तय करके 14 मई से पहले ऐलान किया जाना ज़रूरी है। दूसरी तरफ अगर हम मामलात को देखें जहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इक़्तिसादम की फ़ज़ा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आज जिस किस्म की तकारीर हुई कौमी असम्बली के अंदर वो भी बड़ी धुआंधार किस्म की खौफनाक किस्म की थी और कौमी असम्बली की जो प्रिविलेज इस्तेहकाक कमेटी है उसके अंदर भी आज तौहीन पार्लियामेंट के बिल के ऊपर बहस की गई, इन कैमरा की गई। 3 घंटे से ज़्यादा का ये इजलास था, तमाम एजेंडा ओपन था, लेकिन जब तौहीन पार्लियामेंट की बात आई तो उस वक्त मीडिया को और तमाम गैर मुतल्लिक़ा अफराद को वहाँ से निकाल दिया गया। सिर्फ मेंबर्स और ऑफिशियल उसके अंदर मौजूद थे। हमारी इतलात के मुताबिक इस कानून के अंदर ये कहा गया है जी कि कोई भी इदारा या फ़र्द अगर पार्लियामेंट की तौहीन करेगा तो उसको 6 माह कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना जो है वो किया जा सकेगा। ये एक तजवीज़ है, अब इसको असम्बली में किसी दिन भी पेश किया जा सकता है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 रुकनी बेंच ने अपनी समाअत का आगाज़ भी कर दिया है और वो समाअत जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट है उसके हवाले से जो हुक्म इम्तनाई जारी किया गया था, अटॉर्नी जनरल ने दरख्वास्त की कि हुक्म इम्तनाई वापस लिया जाए, लेकिन उसको मुस्तरद किया गया। ये पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से ये नुक्ता उठाया गया कि फुल कोर्ट बनाई जाए और अगर फुल कोर्ट नहीं तो कम से कम सीनियर 3 जो 7 जजेज़ हैं उनको शामिल किया जाए, लेकिन इस चीज़ को भी कबूल नहीं किया गया। इसमें जो सबसे अहम नुक्ता था, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और इस 8 रुकनी बेंच ने, क्योंकि स्पीकर नेशनल असम्बली ने इस सारे मामले के अंदर ख़त लिखकर फ्रीक बन गए थे, तो अब उस ख़त की बुनियाद के ऊपर स्पीकर ही को नेशनल असम्बली को, ये पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स थी जिनका हवाला नेशनल असम्बली के स्पीकर ने अपने ख़त में दिया और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में अंदर जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं उनकी कार्रवाई तलब की गई है। इसको बहुत शदीद अल्फाज के साथ नेशनल असम्बली में इसकी मजम्मत भी की गई और कहा गया कि ऐसा हरगिज़ नहीं किया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की कार्रवाई तलब करेगी तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फिर हम कल सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई भी हम तलब करेंगे पार्लियामेंट के अंदर। तो इस किस्म के माहौल के अंदर एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि स्पीकर नेशनल असम्बली ने शायद शहबाज शरीफ साहब को
ایک اور مشکل میں پھنسا دیا ہے۔ قاسم سوری کی جو رولنگ تھی جس کو مسترد کیا گیا تھا، اس میں ایک سب سے بڑا اہم نقطہ یہ بھی تھا کہ اس وقت یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا نیشنل اسمبلی کے اندر ڈبیٹ ہوئی کہ آرٹیکل 5 اور سائفر کے حوالے سے جو معاملہ تحریک عدم اعتماد کی رولنگ دی گئی اس کو ختم کیا گیا، تو اس وقت بحث نہیں کی گئی تھی۔ اب اگر پارلیمنٹ کے اندر بحث نہیں ہوئی، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے اندر بحث نہیں ہوئی اور اس کے بغیر قانون بنایا گیا، تو پھر اس کو بھی اسٹرائک ڈاؤن قرار جو کیا گیا ہے اس کو درست سمجھا جائے گا۔ جہاں تک چیف جسٹس پاکستان کے ریمارکس تھے، ایک دو بڑے اہم تھے۔ اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ انصاف نہیں بلکہ من پسند فیصلے چاہتی ہیں۔ انہوں نے جہاں پہ ایک طرف ریکارڈ مانگا، اس وقت تمام سیاسی جماعتوں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ 8 مئی کو اپنی ریٹن جو ہے جوابات جو ہیں وہ داخل کر دیں سپریم کورٹ میں، دلائل دے دیں۔ 8 مئی منڈے کو اب اس کیس کی سماعت ہونی ہے۔ دوسری طرف معاملہ جو توہین عدالت کا ہے وہ ابھی تک بدستور لٹکا ہوا ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے ایک طرف جو اپنا خط میں فریق بننے کے بعد سپریم کورٹ کے لیے دروازہ کھول دیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کا ریکارڈ بھی طلب کر لے، اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب نے جو 180 ارکان ووٹ حاصل کیے تھے اعتماد کا ووٹ، اس میں دوبارہ جو ہے کہ شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری عائد ہونے کے جواز جو ہے وہ قانونی آئینی جواز پیدا ہو گئے ہیں کہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے نہیں، یہ پارلیمنٹ نے مسترد کیا ہے، لیکن اگر پارلیمنٹ نے مسترد کیا ہے، ان کی حکومت ہے، اکثریت ان کی ہے، ان کو اگر ووٹ نہیں ملا ان کے بل کو تو پھر ان پہ عدم اعتماد ہے۔ لیکن اگر ان کو اعتماد کا ووٹ انہی دنوں میں مل گیا جب بل پاس نہیں کیا جا رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ بیڈ انٹینشنز ہیں، میلا فائڈی انٹینشنز ہیں، قانونی نظر میں اس کو جرم تصور کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے دونوں صورتوں میں شہباز شریف صاحب مشکل میں ہیں۔ ان حالات کے اندر یہ کہا جا رہا ہے، جو شہباز شریف صاحب کے مزاج کو جانتے ہیں، کہ شہباز شریف صاحب جن کے ابھی تک 16 ارب کے FIA کیسز ختم نہیں ہوئے، 20 ارب کی آٹا کی کرپشن کی بات شاید خان عباسی نے کی، وہ ایک نیا مقدمہ ان کے گلے پڑ سکتا ہے۔ ایسے حالات کے اندر ان کا سٹیک بہت کچھ لگا ہوا ہے، وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کو نااہل قرار دیا جائے، وہ نہیں چاہیں گے کوئی اتنا بڑا براہ راست پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کا تصدم اس صورت میں شکل اختیار کر جائے کہ الٹیمیٹلی ان کی قربانی دینا پڑے۔ تو اس لیے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ایک ایسے راستے کی تلاش میں ہے کہ جہاں پہ سب کے لیے ون ون پوزیشن ہو، سب کے لیے فیس سیونگ ہو، اور وہ راستہ وہی ہے جس وقت مذاکرات جس طرف بڑھ رہے ہیں، ایک تاریخ پر اتفاق رائے کر لیا جائے، اس کی اناؤنسمنٹ کر لی جائے، اس اناؤنسمنٹ کا پھر ایفیڈیوٹ بنا کر سپریم کورٹ میں جمع کروایا جائے، اور پھر ایک آئینی ترمیم کے ذریعے ان تمام معاملات کو کور کیا جائے کہ جو 90 دن سے جو پابندی ہے اس کی آئینی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ تو یہ معاملات ہیں جن کے تناظر کے اندر اب دیکھنا ہوگا کہ اگلے 4 دن کے اندر معاملات کس طرح بڑھتے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ فی الحال خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔